Hello students, today we will discuss about relation between current and drift velocity. In last lecture we have discussed about concept of current, charge carriers, drift velocity. Now relation between current and drift velocity. Relation between current and ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम। ओके, देखो हमने मान लिया कोई कंडक्टर ले लिया, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ओके, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया वी। लेंथ ऑफ कंडक्टर हमने क्या ले लिया, यहाँ से एल ले लिया। ओके, मान लिया हमने कि इन कंडक्टर देयर इज एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसिडर कर लिया हमने, लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विच इज ऑल्सो नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर हम देखें किसी कंडक्टर के अंदर, कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर नियरली इक्वल टू 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है। 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये होती है उसकी। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसे होगा, इसमें ऐसे होगा। ओके, हमने मान लिया कि इधर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर हमने ये ले लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लिया ये हमने यहाँ से यहाँ तक का ये हमने ले लिया, मान लिया 1 और ये ले लिया 2। ओके, इस एरिया के अंदर क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहे हैं, 1 to 2 ऐसे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। हमें पता है करंट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को और क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए metal or conductor by the application of an electric field which is responsible for current through it. ओके, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी, क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड एज कम्पेयर टू थर्मल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने मान लिया कि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और एक स्मॉल टाइम dt के अंदर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, लेट इन टाइम dt इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट टू सेकेंड। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक v ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, dt टाइम में, तो इसको ये लिख सकते हैं vt इंटू डी। ये क्या होगी, ये डिस्टेंस जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, v इंटू टी, तो vd इंटू dt। ओके, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट से सेकंड तक की, इसको हमने क्या बोल दिया,
वी डी इंटू डी टी। ओके, तो कितना चार्ज पास हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, कितना चार्ज पास हो रहा है इन टाइम डी टी फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। now charge that passes from first to second in टाइम dt, dt टाइम में कितना चार्ज पास होगा, मतलब इन बिटवीन 1 and 2। ओके, किसके इक्वल होगा वो, इज इक्वल टू चार्ज इन बिटवीन 1 and 2। ओके, तो हमने मान लिया कि डी क्यू चार्ज पास हो रहा है। डी क्यू को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा, वॉल्यूम ऑफ, हम मान लिया हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लिया, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक का वो वॉल्यूम है। ओके, तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हमने क्या लिख दिया एन ई। वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, एरिया, एरिया इंटू जो नीचे की जो लेंथ बचेगी वो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी डी इंटू डी टी, जो हमने लिखी थी वी डी इंटू डी टी। इस डी टी को इधर ले आए, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके, डी क्यू बाई डी टी क्या लिख सकते हैं, आई, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, वी डी ई एन ए, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, वेयर आई इज इक्वल टू करंट, वी डी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ए एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो एक वर्ड से भी, आई करंट किसके इक्वल है, वी ई एन ए, तो एक वर्ड ध्यान रखो ये विना, इस वर्ड से इसको रिमेंबर कर सकते हो आप, वीना, वी ई एन ए, वी यहाँ पे वी डी के इक्वल है, तो वीना, इस वर्ड से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे वीना। अब देखो यहाँ पे अगर इसको और चेंज करना हो हमें यहाँ पे, तो इसको और चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से ही। अगर वी डी की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो यहाँ से हम वी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, जो आगे हम ओम्स लॉ में भी पढ़ेंगे इससे आगे की वैल्यू। ठीक है, देखो इसके अलावा देखो तो रिलेशन क्या आ गई हमारी, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, वीना के नाम से ध्यान रखो इसको। यहाँ से अगर हम वी डी की वैल्यू रख दें, वी डी हमने पढ़ा था क्या है, माइनस ई टाउ बाई एम, ये माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नेगेटिव साइन यूज करने की ज़रूरत है नहीं है। आई इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम ई एन ए, आई इज इक्वल टू ई स्क्वेयर ई टाउ एन ए अपॉन एम, ई इंटू ई स्क्वेयर हो गया। ओके, यहाँ से देखो इसके आगे लिखे हम, ई इजिकल टू हमें पता है वी बाई एल होता है, ई इजिकल टू वी बाई एल, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगी, आई इजिकल टू ई स्क्वेयर वी टाउ एन ए बाई एम एल, ये लिख सकते हैं, आई इजिकल टू ई स्क्वेयर वी टाउ एन ए अपॉन एम एल। ठीक है, इसको ऐसे लिख दें, आई इजिकल टू यहाँ से लिखें एन ई स्क्वेयर टाउ ए वी बाई एम एल, लिख सकते हैं यहाँ से। देखो ये एक तो ये रिलेशन ध्यान रखो आप, v की टर्म में हो तो इसका यूज करेंगे, और अगर e की टर्म में हो तो
तो हम इसका यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में मेनली यूज करेंगे इसका। ओके, यहाँ से देखो अगर इस v को इधर ले आए, i बाई वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n ई स्केयर टाउ ए बाई ml। अभी आगे पढ़ेंगे हम, इसको कंप्लीट को क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब R इज इक्वल टू वी बाई आई। अभी आगे पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे एक बार एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई बाई वी को 1 बाई आर, तो R लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्केयर टाउ ए। ओके, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्केयर टाउ ए, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, v की वैल्यू निकालनी हो तो v की वैल्यू निकाल लो, चाहे और वैल्यू निकालनी है तो और भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इसके आगे ये ओम्स लॉ में हम यूज करेंगे, R इज इक्वल टू एल बाई ए करेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका हम आगे यूज करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल is opposite to the direction of electric field। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज करंट डेंसिटी जे। ठीक है, इसी के डायरेक्शन में क्या होती है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज करंट डेंसिटी जे। इसमें पॉइंट ध्यान रखना, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ई होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, लार्जर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, लार्जर होगी। दैट इज ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड लार्जर द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना इसमें कि जब स्टेडी करंट पास करता है किसी कंडक्टर में और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ध्यान रखना, व्हेन अ स्टेडी करंट is passed through a non-uniform cross-sectional area, then VD inversely proportional to A। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में से अगर स्टेडी करंट पास होता है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर आपको डायमीटर दे रखा हो, ठीक है, और वो डबल्ड हो, इफ़ डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट इज इफ diameter of a conductor is doubled, अगर डायमीटर को हम क्या कर दें, डबल कर दें, then drift velocity of electrons will not change, then Vd will not change, drift velocity of electron does not change। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जो हमने पढ़ा था, दो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं तो उनके बीच का जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ, और उसका एवरेज को हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिलैक्सेशन टाइम भी हमने पढ़ा था।
रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किससे डिनोट करते हैं? इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम टाउ होता क्या है? ये द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collisions of electrons। ओके, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन भी हो सकता है जो लैटिस के अंदर होते हैं। कोलिजन ऑफ या कोलिजन बिटवीन लिख लो, एक ध्यान रहेगा आपको, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस ऑफ कंडक्टर। जो लैटिस में पॉजिटिव आयंस होते हैं वो, और इलेक्ट्रॉन्स, या जो मैंने पहले बताया था आपको, जो कर्नेल्स होते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम, उनके साथ क्या होता है? कोलिजन होता है। ओके, रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट कैसे करते हैं? मीन फ्री पाथ टाइम है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? ये RMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर इसको डिनोट करें हम टाउ को, तो किससे करेंगे? लैम्डा, ये क्या है? मीन फ्री पाथ अपॉन V RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, इस कंडीशन में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो VRMS क्या होती है? इंक्रीज होती है, और VRMS इंक्रीज होगी तो टाउ क्या होगा? डिक्रीज होगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से VRMS इंक्रीजेज एंड हैंस टाउ डिक्रीजेज। टाउ क्या होगा? डिक्रीज होगा। वो आगे मेन रिलेशन पढ़ेंगे हम। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो एटम और मोलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसके कारण रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस के अंदर कि उसका कोज क्या होता है, रेजिस्टेंस का कोज क्या होता है, मेन उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं मोबिलिटी को। मोबिलिटी क्या होती है? देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ओके, दैट इज म्यू इज इक्वल टू VD/E। म्यू इज इक्वल टू VD/E। हमें पता है VD क्या होती है? E τ/m। तो ये कैंसिल हो जाएगा। E म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? E τ/m। ओके, म्यू इज इक्वल टू E τ/m। यहाँ से अगर हमें यूनिट निकालनी है तो इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, या इसके टर्म में वेलोसिटी VD अपॉन E के टर्म में डायरेक्ट यूनिट निकाल लेना चाहिए, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, ठीक है। देखो, मोबिलिटी में एक चीज़ ध्यान रखना आप, मोबिलिटी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। म्यू क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जिसका मास कम है उसकी मोबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। जिसका मास कम है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। मास किसका कम होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, ME लेस देन MP। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से क्या होता है?
कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, म्यू ई ग्रेटर देन म्यू पी, या इसकी जगह आपको होल्स भी मिल सकता है, प्रोटॉन की जगह होल्स, ठीक है। तो म्यू ई ग्रेटर देन म्यू एच, ठीक है। मोबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है प्रोटॉन से या होल्स से, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके अंदर हम, जो जो मेन पॉइंट हैं वो पॉइंट क्या होते हैं, गोल्डन पॉइंट्स यहाँ तक के। फर्स्ट पॉइंट देखो, ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है उसका काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इन ऑर्डर ऑफ किलो ओम के अंदर, ठीक है। बट ये वेरी सेंसिटिव होती है। इसका मतलब क्या है कि जो करंट होता है वो करंट वो होता है, वो माइन्यूट होता है, मतलब मिली एम्पियर के नियरली इक्वल टू होता है, ठीक है। तो एक ये ध्यान रखना, जो हमारी एक्टिविटी होती है कि जैसे ही यहाँ पे अगर करंट ज़्यादा हो तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है बॉडी का, उसके कारण जो कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी हैज लार्ज रेजिस्टेंस इन किलो, सो current in the body is small, nearly equal to मिली एम्पियर। करंट होता है वो क्या होता है, मिली एम्पियर होता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा करंट हो तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है बॉडी का, वो डिसऑर्डर हो जाता है, और डिसऑर्डर के कारण जो हमारी एक्टिविटी होती है, वो कंट्रोल करने की एक्टिविटी होती है, वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो हमने पढ़ा था I इजिकल टू क्यू बाई टी होता है। करंट 1 एम्पियर कब होगा, जब चार्ज क्या हो 1 कूलम और टाइम क्या हो 1 सेकेंड। दैट इज करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा हो 1 सेकेंड में, ओके। तो ये भी ध्यान रखना है। और सिंपली 1 एम्पियर करंट को और क्या बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। 1 कूलम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने पढ़ रखा है चार्ज के अंदर। अगर इतना चार्ज फ्लो करता है पर सेकेंड तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट बोल लेंगे, ओके। तो ये आपका पढ़ा हुआ है, सिंपल सा पॉइंट है। तो नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट में आपने स्किन इफेक्ट पढ़ा होगा। स्किन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर डीसी करंट फ्लो कर रहा हो किसी कंडक्टर में यूनिफॉर्मली, ठीक है, मतलब डीसी करंट जो होता है वो तो क्या करता है, यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। आप एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, डीसी करंट फ्लोज यूनिफॉर्मली इन द कंडक्टर, वाइल एसी जो करंट होता है वो क्या करता है, फ्लोज थ्रू आउटर सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, डीसी करंट फ्लोज यूनिफॉर्मली
थ्रू आउट द कंडक्टर while AC alternating current flows through outer surface area of the conductor। ठीक है, डायरेक्ट करंट तो क्या करता है, पूरे कंडक्टर में से पास होता है, जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या करता है, आउटर सरफेस में से पास होता है, मेनली आउटर सरफेस में से। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। इट इज नोन एज स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, स्किन इफेक्ट पूछे तो आप स्किन इफेक्ट को भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे देखिए हम कि विदाउट अप्लाइंग बैटरी को कनेक्ट करने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल जो हमने पढ़ा था उसमें आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखा है, तो पॉइंट उसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो बट इट इज नॉन जीरो इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो वैसे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो बट इट इज नॉन जीरो इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग का मतलब जब करंट फ्लो कर रहा हो, उस कंडीशन में ई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, V/L के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो सिंपल ये कंडक्टर हो ऐसे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, और अगर इसको ही हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। अब E नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट इज E इज इक्वल टू V/L होगा, इस केस में ये वाला E होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम करंट डेंसिटी देखें तो करंट डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। फॉर अ गिवन कंडक्टर, फिफ्थ पॉइंट, फॉर अ गिवन कंडक्टर जे ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जे ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और किसके इक्वल होता है वो, आई के इक्वल पढ़ रखा है हमने, आई इज इक्वल टू जे या जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी 11th में आपने पढ़ रखा है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ऐसे ही J1 A1 इज इक्वल टू क्या होगा, J2 A2 बोल सकते हैं, J1 A1 इज इक्वल टू J2 A2। सिंपली मान लिया ये कोई कंडक्टर है ऐसे, यहाँ पे ये A1 है और J1 करंट डेंसिटी है, यहाँ पे J2 है और एरिया क्या है, A2 है। तो क्या बोलेंगे, J1 A1 इज इक्वल टू J2 A2, क्योंकि बताया था नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में भी करंट क्या रहता है, सेम रहता है, और करंट कांस्टेंट है, तो J1 A1 इज इक्वल टू क्या होगा, J2 A2। ओके, अगर क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, J होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सिक्स्थ पॉइंट, इफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट हो, देन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा,
जे होगा, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे होगा, दैट इज ग्रेटर द करंट डेंसिटी लार्जर विल बी करंट, दैट इज greater the current density larger the current. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो 7th, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल, हमने पढ़ा था 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। क्यों होती है? बिकॉज द फ्रीक्वेंट कोलिजन सफर्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, फ्रीक्वेंट कोलिजन होता है, वो सफर्ड होता है, उनके बीच में कोलिजन होता है। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पढ़ रखा है ये वैसे हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल बिकॉज इलेक्ट्रॉन कोलिजन इज सफर्ड। इलेक्ट्रॉन कोलिजन क्या होता है? सफर्ड होता है। ठीक है, या फ्रीक्वेंट कोलिजन इज सफर्ड। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और डिटेल देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल है, स्मॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करती है? लार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर वीडी जितनी कम होगी तो करंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस ज़्यादा ही रहती है किसी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, जिसके कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहती है? कम रहती है। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो तो क्या कंडीशन होती है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, उनका जो सक्सेसिव कोलिजन होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है तो उनका पाथ क्या होता है? कर्व्ड पाथ होता है, ध्यान रखना। इन द absence of electric field, the path of electrons is straight line, while in the presence of electric field, path is curved. पाथ क्या होता है? कर्व्ड होता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, करंट डेंसिटी से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना है।